हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं ओम सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैथ की सीरीज लेकर के आज मैं प्रस्तुत हुआ हूं और इस मैथ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम क्या हुआ। देखिए, नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं भैया, संख्या पद्धति। देखिए, संख्या पद्धति का मतलब अगर हम बात करें, जब क्लास 1 या हम 2 में जब पढ़ते थे तो हमको क्या सिखाया गया, सबसे पहले गिनती सिखाई गई, अंक पहचानना सिखाया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैथ्स की बात करें कि मैथ में सर सबसे पहले क्या आया, तो मैथ में सबसे पहले क्या आई, डिजिट्स आई, और डिजिट्स से क्या बना, नंबर मिला। अब जैसे मैं आपसे बात करूं कि सर डिजिट्स क्या क्या हो सकती हैं, तो डिजिट्स ऐसी संख्याएं, ऐसे अंक होते हैं जिससे क्या हुआ कि जो सबसे बेसिक पॉइंट, मैथ की बात अगर हम करें तो सबसे बेसिक पॉइंट वहां पे क्या है, अंक है, जिसको क्या बोला गया, डिजिट्स बोली गई। तो और अंक से क्या मिला हमको, संख्या मिली। अब आप जानिए कि अगर हम संख्या पद्धति की बात करें कि नंबर सिस्टम वास्तव में है क्या, कैसे क्या इसमें होता है। नंबर सिस्टम का मतलब ये हो गया कि संख्याओं को व्यवस्थित क्रम में अगर हम जिस पद्धति के अनुरूप लिखेंगे उस पद्धति को ही हम क्या बोलेंगे, संख्या पद्धति बोलेंगे। अब देखिए, संख्या पद्धति क्या हुई, संख्या पद्धति आगे चल करके 4 रूपों में हमारे यहाँ देखने को मिली। अब जैसे अगर हम आपसे बात करें कि वो चारों क्या हैं, तो पहली पद्धति हुई आपकी क्या, दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति का मतलब ये हो गया भैया कि जो लोग हम अभी मैथ्स को पढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग जो मैथ्स कंपटीशन लेवल की या एकेडमिक लेवल की जो भी मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं, वो किस पद्धति के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, दशमलव पद्धति। और दशमलव पद्धति में डिजिट्स की संख्या कितनी है, तो 10 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितने संख्याएं हैं या जितने अंक हैं। देखो भाई, हम क्या हैं कि अंक को तो संख्या बोल सकते हैं लेकिन संख्या को अंक नहीं बोलेंगे। अब देखिए कैसे, जैसे 0 को मैं संख्या भी बोल सकता हूं और 0 को मैं अंक भी बोल सकता हूं। संख्या आप जानते हैं कि जो डिजिट्स होती हैं, जो अंक होता है, वो मात्र एक उसमें नंबर होता है। लेकिन संख्याएं क्या होती हैं, एक अंक वाली भी संख्याएं कहलाती हैं, और एक या एक से अधिक की जो भी संख्याएं होंगी वो भी क्या कहलाएंगी, संख्या ही कहलाती हैं। अब देखिए, दशमलव पद्धति हुई। दशमलव पद्धति के बाद दूसरी पद्धति कौन सी है, बाइनरी पद्धति, बाइनरी सिस्टम जिसको बोला जाता है। और बाइनरी पद्धति को हम बोलते हैं द्विअंकीय पद्धति। क्या बोलते हैं भैया, द्विअंकीय पद्धति। इसमें मात्र 2 डिजिट्स हैं, 0 है और 1 है। आप जानते हैं कंप्यूटर जो है, मैथ्स की अगर मैथ्स की बात करें तो वो केवल 0 और 1 समझता है। और तीसरी पद्धति की बात करें तो तीसरी पद्धति क्या है, हेक्सा पद्धति, हेक्सा नंबर सिस्टम। और सबसे लास्ट वाला क्या है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमको जो पद्धतियां पढ़ना है वो कौन कौन सी पद्धति पढ़ना है, दशमलव पद्धति और और क्या पढ़ना है, बाइनरी पद्धति पढ़ना है। हमको ना तो हेक्सा पद्धति से कोई मतलब है, ना तो ऑक्टा पद्धति से कोई मतलब है। अब देखो, प्रश्न अगर बने कि हमारे यहाँ संख्या पद्धति कितने प्रकार से रखी गई हैं, तो हमारे यहाँ 4 संख्या पद्धति हैं, दशमलव, बाइनरी, हेक्सा और ऑक्टा। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, दशमलव पद्धति। और थोड़ा सा 1-2 क्लासों में हम पढ़ लेंगे कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है, मतलब डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में कैसे कोई संख्या चेंज की जाती है, या कोई बाइनरी सिस्टम से संख्या दशमलव पद्धति में कैसे बदली जाती है। तो देखो, आप लोगों को समझ में आ गया कि दशमलव पद्धति में कितनी संख्याएं होती हैं, 10 डिजिट्स होती हैं या 10 संख्याएं होती हैं। और बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, 2 अंक या 2 अंकीय पद्धति कहते हैं। इसमें कौन कौन संख्या, 0 है और 1 है। हेक्सा पद्धति और ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हमको नहीं पढ़ना। हेक्सा का मतलब यहाँ पे 6 डिजिट्स होंगी, ऑक्टा का मतलब यहाँ पे कितने डिजिट्स होंगी, 8 डिजिट होंगी। अब देखिए, जब हमारा सिस्टम आगे की तरफ बढ़ा तो देखिए, जब नंबर आया, नंबर से पहले हमको क्या देखने को मिला, हमको क्या मिला भैया, अंक मिला। और अंक किस पद्धति के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, दशमलव पद्धति के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे
पहले जो सबसे बेसिक चीज है उसको क्या बोला गया, डिजिट्स बोली गई, और डिजिट्स को क्या बोला गया, अंक बोला गया। अब जानते हैं कि जब ये अंक आगे चल करके व्यवस्थित रूप में प्रदर्शित होना शुरू किए, मैथमेटिक्स में लॉजिक आना शुरू हुआ, इसका नियम कानून बनना शुरू हो गया, तो आप जानते हैं कि ये डिजिट्स से ही तो नंबर बने होंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, ये बताइए भैया 241 क्या है, तो ये एक प्रकार की क्या है, संख्या है। लेकिन इसमें अगर मैं पूछूं 2 क्या है, तो 2 क्या है, अंक है। 4 क्या है, अंक है। सर 1 क्या है, अंक है। लेकिन इस पूरी संख्या को हम क्या बोलेंगे, पूरी संख्या को हम संख्या बोलेंगे। देखो, अंक को हम संख्या भी बोल सकते हैं, अंक को हम क्या बोल सकते हैं, संख्या बोल सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सर 241 बराबर अंक है, ये हम बोल नहीं सकते। लेकिन 241 को हम क्या बोल सकते हैं, संख्या बोल सकते हैं। और हम देखिए 241 को आप अंक नहीं बोल पाएंगे, 241 को क्या बोलेंगे, संख्या। तो इस बात से हमको ये पता चली कि 2 को हम अंक बोलेंगे, 2 को संख्या भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर 2 से अधिक अंक आए और 2 से अधिक अंक मिलकर के क्या बनती है, संख्याएं बनती हैं, तो संख्या को हम क्या बोलेंगे, अंक नहीं बोलेंगे। लेकिन अंक को हम क्या बोल देते हैं, संख्याएं बोल सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब क्या हुआ कि जो डिजिट्स हुई, ये डिजिट्सों से क्या बनी, नंबर बनी। और आप जानते हैं कि जब कोई चीज बनती है तो उसमें आप जानते हैं थोड़े बहुत अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। क्या आपको एकदम प्योर रूप में मिलता है? जैसे आप लोग गुड़ अगर बनाएंगे तो गुड़ बनाते समय आप लोग देखे होंगे भट्टी जलाई जाती है तो उसमें कुछ कचड़े टाइप में निकलते हैं, कुछ थोड़ा सा उसमें उसका जो जल होता है, वाटर होता है, वो सूख के ऊपर निकल जाता है, तो गुड़ जाकर के हमको धीरे धीरे प्राप्त होता है। तो देखिए जब हमको क्या हुआ, उसी तरीके से जैसे ये समझ लीजिए गुड़ की भट्टी है, तो इसमें डिजिट्स डाला गया। अब ये डिजिट्स आगे चल करके अगर बनेगा, नंबर बनेगा, तो वो नंबर किस फॉर्म में बने होंगे, वो नंबर क्या होंगे, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे। उसमें बहुत सारी चीजें क्या होंगी, उसमें होंगी। और इसी चीज को बोला गया, डिजिट से क्या बना, नंबर बना। लेकिन वो नंबर किस फॉर्म में बना, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बना। क्या बना, कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया। और कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, सम्मिश्र संख्या बोला गया। अब देखिए ये जो सम्मिश्र संख्या है, ये सम्मिश्र संख्या आगे चल करके कितने पार्ट में डिवाइड हुई, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। अब देखिए ध्यान से, सम्मिश्र संख्या आगे चल करके कितने पार्ट में डिवाइड हुई, 2 पार्ट में डिवाइड हुई। पहली आपकी क्या कहलाई, वास्तविक संख्या कहलाई। क्या कहलाई भैया, वास्तविक संख्या कहलाई। और आगे चल करके दूसरा पार्ट इसमें क्या कहलाया, काल्पनिक संख्या कहलाई। क्या संख्या कहलाई, काल्पनिक संख्या कहलाई। अब देखिए बात ये आती है कि सर काल्पनिक संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं काल्पनिक संख्या के बारे में, हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। देखो जब काल्पनिक संख्या की आपसे बात करेगा तो काल्पनिक संख्या का मतलब ये हो गया ऐसी संख्याएं जिनकी केवल कल्पना मात्र की जा सकती है, अर्थात जिसकी कोई हम व्याख्या नहीं आज तक दे पाए, जिसमें कोई तर्क नहीं होता है, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। और काल्पनिक संख्याओं को क्या बोला गया, आयोटा बोला गया। और आयोटा को प्रदर्शित किससे किया गया, स्मॉल आई से। अर्थात अंडर रूट के अंदर जब वैल्यू कोई ऋणात्मक आ जाए और उसका अंडर रूट आप ना निकाल पाए, मतलब ऐसी संख्याएं जिनका अंडर रूट क्या हो, माइनस हो, ऐसी संख्याओं का आप रूट निकाल ही नहीं सकते, इनका कोई लॉजिक नहीं हुआ। मैथमेटिक्स की दुनिया में बहुत लोग आए, गणितज्ञ जैसे आर्यभट्ट, श्रीधर, ये जैसे विदेशी लोग भी कुछ लोग आए, लेकिन आपने देखा होगा क्या इसका कोई सटीक कोई परिभाषीकरण कर पाया, नहीं। और जहां पर कोई परिभाषा सटीक ढंग से नहीं होती है उसको क्या बोला जाता है, CND, कैन नॉट डिटरमाइन। हम जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं इस दुनिया में, वो सारी की सारी चीजें क्या है, कल्पना मात्र से परी हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्याएं बोलेंगे। और काल्पनिक संख्याओं को क्या बोला जाता है, आयोटा। इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है, स्मॉल आई से। और स्मॉल आई का मान क्या होता है, अंडर रूट -1 होता है। पेपर में आपसे यहीं से 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि काल्पनिक संख्या को क्या कहा जाता है, आयोटा बोला जाता है। इसका मान क्या होता है, स्मॉल आई, अंडर रूट -1 होता है। अब देखिए
वास्तविक संख्याएं ये हो संख्याएं होती हैं जो जिसमें कोई ना कोई लॉजिक होता है। अब जैसे देखिए वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या भी आगे चल करके कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, आगे चल करके भैया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो पहला पार्ट होता है पूर्णांक संख्याएं। क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। और दूसरे पार्ट की बात करूं तो होती है क्या? दशमलव संख्या। क्या होती है? दशमलव संख्या। अब देखिएगा कि आपकी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याओं का मतलब ये होता है ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सके। हम कह सकते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। आप जानते होंगे कि संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं हमारी अनंत हैं। ऐसे जब संख्या रेखा के बाईं तरफ आएंगे तो -1, -2, -3 और डॉट डॉट कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक। इसका मतलब ये हो गया सर कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए जाने वाले माइनस इनफाइनाइट से लेकर के और प्लस इनफाइनाइट तक की जितनी संख्याएं होती हैं उन सभी को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। अगर हम दशमलव संख्याओं की बात करें तो दशमलव संख्याओं का मतलब ये होता है जो संख्या पूरी नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, आप लोग जाते होंगे बाजार में, कहते होंगे सर 5 किलो आलू, 2 किलो आप दे दीजिए टमाटर, या हम कुछ भी ऐसे इस तरीके की संख्याएं बोले 1 किलो, 2 किलो, 4, 5, 100, 1000, 10,000, ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। मतलब जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की गई हैं, जिसमें अर्थात जो दशमलव से विहीन हो। अब देखिए दशमलव संख्या की बात करें तो जैसे हम कहें आधा, पौने या सवैया टाइप में ऐसे बोला नहीं जाता है, ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? दशमलव संख्याएं कहलाएंगी। और देखिएगा ये दशमलव संख्या आगे चल करके कितने पार्ट में डिवाइड हुई? तो सर आगे चल करके ये 3 पार्ट में डिवाइड हुई। पहली संख्या आपकी कहलाएगी शांत दशमलव संख्या। क्या कहलाएगी? शांत दशमलव संख्या। अब देखिए शांत दशमलव संख्या को क्या बोलते हैं? शांत दशमलव संख्या। और दूसरी क्या हुई? अशांत। और अशांत संख्याएं भी आपकी क्या हुई? 2 पार्ट में डिवाइड हुई। अभी देखिए, अभी समझाता हूं। शांत दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। अब देखिए तीसरा पार्ट क्या है? अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। देखिए शांत दशमलव संख्या की बात करें तो जैसे जो दशमलव क्या हो, जैसे मैं कहूं कि 1/2। अब 2 से जब 1 में भाग करेंगे तो आप दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे, 2 पंचे कितना हो गया? 10। मतलब ये संख्या क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई। जिसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिकरिंग। अब देखिएगा यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए। दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? दशमलव संख्या आप लोग जान ही चुके हैं। ये कितने पार्ट में इसका क्लासिफिकेशन हुआ है? 3 पार्ट में। पहला शांत दशमलव, दूसरा अशांत, और तीसरा क्या हो गया? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। अब ध्यान से समझिएगा। जब देखिए 1/2 हो गया तो 1/2 में आपने भाग किया तो एक समय आने के बाद ये संख्या क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई, मतलब शांत हो गई, रुक गई। अब इसके आगे हम चाहे जितना काटने की कोशिश करें, अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन जैसे मैं अगर आपसे कहूँ 1/3 है तो 3 से जब 1 में भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव लगाएंगे। यहाँ पे अगर आप ऐसे 0 बढ़ाएंगे तो 3 त्रिक 9, 1 आ गया। फिर 3 त्रिक 9, फिर 3 त्रिक 9। मतलब आप इसको अब जीवन भर काटते रहेंगे, ये संख्या कभी कटेगी नहीं। अब हम कह सकते हैं कि शांत दशमलव का एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे हम कह सकते हैं क्या? 0.5, 0.25, 0.75, ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाई? शांत दशमलव संख्या कहलाई। अब देखिए कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको जीवन भर आप काटेंगे, वो कभी कटेंगी नहीं। जैसे हमने कहा कि 1 में 3 से भाग करो तो देखो ये संख्या बढ़ती चली जा रही है और नीचे शेषफल भी बढ़ता चला जा रहा है।
तो इसको क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। अब देखिए अशांत दशमलव में क्या होंगे, इसमें देखिए ये संख्या क्या कर रही है, बार बार रिपीट कर रही है। तो इसका एग्जाम्पल अगर आप समझेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.3333 इनफाइनाइट बार, या 0.545454 डॉट डॉट 0.123123 डॉट डॉट इनफाइनाइट बार। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे देखो इसमें एक दशमलव के बाद एक संख्या रिपीट कर रही, मतलब एक अंक 3 है। इसमें देखिए दो संख्याएं 5454 रिपीट कर रही हैं, मतलब इसमें एक ग्रुप रिपीट कर रहा है। और इसमें देखिए 3 लोगों का 3 अंकों का रिपीटेशन स्टार्ट है। मतलब दशमलव के बाद चाहे कोई नंबर रिपीट करे या कोई अंक रिपीट करे या हम कह सकते हैं कोई जोड़ा रिपीट करे, उन सारी संख्याओं को क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन, पुनरावृत्ति। तो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। अब देखिए अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या की बात करूं तो दशमलव के बाद ऐसी संख्याएं जिसमें जो है रिपीटेशन नहीं होता है और वो जीवन भर काटिए वो ना कटे, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं बोलते हैं। देखिएगा शांत दशमलव संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको एक समय के बाद भाग किया जाए। जैसे एक संख्या और ले लीजिए, जैसे हम कहें कि मान लीजिए आपसे हम कहें कि सर 3 में 5 से भाग करिए, तो 5 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ आ जाएगा 5 6 30। क्या अब इसको जीवन भर काटने की जरूरत है? तो आप कहेंगे सर इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये एक संख्या जाने के बाद ये क्या हो गई, रुक गई, शांत हो गई। तो ऐसे डेसिमल को क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। लेकिन जब दशमलव के बाद असीमित संख्याएं आना शुरू हो जाएं, मतलब उनको जीवन भर काटे ना कटे, तो उनको क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। लेकिन अशांत दशमलव में 2 भाई होते हैं, शांत का तो स्वयं एक भाई है इकलौता, लेकिन अशांत के कितने भाई हैं, 2। एक तो आवर्ती, मतलब उसमें क्या करेगा, एक अंक 2 संख्याएं और आपके कोई ग्रुप क्या करेंगे, बार बार रिपीट करते रहेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अब देखिए इसकी बात अगर मैं करूं तो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव के बाद ऐसे अंक जो आते रहें और उसमें कोई लॉजिक ना दिखे। क्या इसमें 1 के बाद 1 आया, 1 के बाद 1 नहीं आया, 12 के बाद 12 12 आया, नहीं आया, 123 के बाद 123 आया, नहीं आया। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं बोलते हैं। तो देखिए फिर से समझ लीजिए, आपने देखा कि संख्या पद्धति हमारे यहाँ 4 प्रकार से आई। पहला पद्धति आई डेसिमल सिस्टम, दूसरा सिस्टम आया हमारे यहाँ बाइनरी, तीसरा ऑक्टा और चौथा आपका क्या कहलाया, हेक्साडेसिमल कहलाया। और आप जानते हैं सबसे बेसिक फॉर्म डिजिट्स आई, और डिजिट्स अगर हम पढ़ रहे हैं डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत तो हमारे यहाँ डिजिट्स कितनी हैं, तो हमारे यहाँ डिजिट्स टोटल 10 हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया, दशमलव पद्धति। तो देखो ये क्या है, ये सारी की सारी क्या है, डिजिट्स हैं। अब इन्हीं नंबरों को तो मिला करके आगे नंबर मिलेंगे, और जब ये डिजिट्स बनी तो डिजिट्स से क्या बना, नंबर बना। और नंबर जब बनेगा तो कुछ नंबर क्या होंगे, कल्पनाओं में होंगे और कुछ वास्तविक में होंगे। तो ये इसीलिए इसको क्या बोला गया, सम्मिश्र संख्या बोला गया। और सम्मिश्र संख्या 2 पार्ट में डिवाइड हुई, वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को आयोटा बोले, इसको प्रदर्शित स्मॉल आई से किए, और स्मॉल आई का मान √-1 हुआ। और यहाँ पे देखिए जब वास्तविक संख्या की तरफ हम बढ़े तो वास्तविक संख्या पूर्णांक संख्या और क्या कहलाई, दशमलव संख्याएं कहलाई। पूर्णांक संख्याएं जैसे 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो से 1000 किलो, जो भी आप बोलिए, मतलब पूरा का पूरा बोलिए, उसमें दशमलव नाम मात्र भी ना हो, उनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं संख्या रेखा पर। और ये क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। अब वास्तविक संख्या का सेकंड पार्ट, जैसे बाजार में जाएं आप, आधा किलो, 10 किलो, 100 ग्राम की बात करें तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, दशमलव संख्याएं कहलाएंगे। दशमलव संख्या 2 पार्ट में होंगी, शांत और अशांत। शांत मतलब ऐसी संख्याएं जिनको आप भाग करते जाइए, वो संख्या जो है एक समय आने के बाद रुक जाए, कट जाए, उसके आगे भाग देने की जरूरत ना पड़े, उनको क्या बोलेंगे, शांत दशमलव बोलेंगे।
लेकिन अशांत दशमलव क्या हुई, दो कैटेगरी हुई। पहली कैटेगरी ये हुई कि आप जीवन भर भाग करते रहो, नहीं कटेंगे तो उनको तो अशांत बोलेंगे। लेकिन उसी अशांत में आप भाग करते जाओ और अगर कोई एक नंबर रिपीट करे, कोई दो नंबर रिपीट करे या कोई पेयर रिपीट करता हुआ आगे की तरफ दिखाई दे तो उसको क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। लेकिन देखिए अशांत अनावर्ती का मतलब जिसमें कोई पुनरावृत्ति ना हो, जैसे 0.1235764 आप देख रहे हैं, इसमें आप बता सकते हो कि इस 3 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 3 के बाद 3, इसमें भी बता सकते हो 5 4 के पास फिर 5 4 आएगा, इसमें 1 2 3 के बाद फिर 1 2 3 आएगा। लेकिन जरा आप मेरे इस प्रश्न का जवाब दो, 7 के बाद 6 आया, 6 के बाद 4 आया, क्या इस 4 के बाद कौन सी संख्या आएगी, आप बता पाएंगे? तो नहीं बता पाएंगे। और जब नहीं बता पाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं बोलते हैं। अब देखिए यहीं पर क्या है, थोड़ा सा परमीय और अपरमीय संख्याओं का कंसेप्ट आ जाता है जिसको समझना यहाँ पे जरूरी हो जाता। अब देखिएगा ध्यान से, परमीय संख्या और अपरमीय संख्याएं क्या होती हैं, इन चीज को हमको समझ लेना। जैसे देखो थोड़ा सा हमको परमीय अपरमीय से यहाँ पे परिचित होना पड़ेगा। देखिए अगर हम आपसे बात करें कि सर परमीय संख्या क्या है और क्या है अपरमीय संख्या क्या है, परमीय संख्या और क्या देखना है, अपरमीय संख्या। देखो भाई इस दुनिया में अगर दो ये चीज है तो इसका मतलब एक परमीय होगा तो दूसरा क्या होगा, अपरमीय होगा। अगर जो परमीय नहीं होगा वही तो अपरमीय होगा। तो परमीय कौन होगा इसकी चर्चा कर लेंगे, हमको अपरमीय अपने आप पता चल जाएगी। तो अपरमीय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जैसे P/Q। जब किसी भी संख्या को उसके भिन्नांश में लिख देते हैं तो उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, परमीय संख्याएं बोलते हैं। और परमीय संख्याओं का मतलब ये हो गया जिसको फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाए, भिन्न के रूप में लिखा जाए, और उसका जो क्यू हर है, ये आप जानते हैं ऊपर अंश होता है नीचे क्या होता है, हर होता है, मतलब Q0 = 0। ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनका हर जो है वो 0 ना हो और उनको जो है P/Q के फॉर्म में स्ट्रक्चर के रूप में लिखा जा सके, ऐसी सारी संख्याओं को परमीय संख्या या रैशनल नंबर बोलते हैं। और जो जिन संख्याओं को P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा उन संख्याओं को क्या बोलेंगे, अपरमीय संख्याएं बोलेंगे। तो आप लोग क्या सीखे, आप लोग केवल इतना जाने, देखिए बहुत डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, परमीय परमीय हम आगे चल के पढ़ लेंगे, या ना हो तो हल्का सा हम चर्चा कर ही लेते हैं। देखिए परमीय संख्या क्या होती है, जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाए जहां Q0 क्या हो, 0 हो। अब देखिए परमीय संख्या का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, और जैसे 22/7, तो देखो ये P/Q के फॉर्म में दिखा कि नहीं दिखा, सर दिखा, तो ये क्या हो गया, परमीय संख्या हो गया। अगर मैं बात करूं कि सर √4 √25, तो ये भी क्या है, परमीय संख्या। √4 का मान क्या होता है, 2 होता है, √25 का मान क्या होता है, 5 होता है, और इसके 2 के नीचे 1 लगा सकते हो, 5 के नीचे 1 लगा सकते हो, तो ये भी तो P/Q के फॉर्म में दिखा, ये भी P/Q के फॉर्म में दिख रहा है। अच्छा सर ये बताइए 7 क्या है, तो 7 को क्या लिखा जा सकता है, 7 के नीचे 1 तो लगाया जा सकता है, बस नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी P/Q के फॉर्म में है। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, परमीय संख्याएं कहलाएंगे। लेकिन अगर हम अपरमीय संख्याओं की बात करें तो जैसे मैं आपसे कहूं √3, तो क्या √3 में रूट का मान निकाला जा सकता है, √3 का नहीं निकाला जा सकता है। तो इनको परफेक्ट स्क्वायर है, 3 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, परमीय संख्या हो जाएगा, ये P/Q के फॉर्म में नहीं है। अच्छा भाई अब मैं अगर आपसे बात करूं कि सर ये बताओ पाई क्या है, तो पाई क्या है, अपरमीय संख्या। जितने सिंबॉलिक फॉर्म है, पाई, ई, पाई -e, ये सब क्या है, अपरमीय संख्याएं हैं। टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, पाई क्या है, ई का, ये पाई -e, ये सारी की सारी जितने सिंबल में लिखे जाएंगे सब अपरमीय संख्याएं होंगे। और जितने अंडर रूट के अंदर ऐसे मान जिनका स्क्वायर ना निकाला जा सके, जिनका घन ना निकाला जा सके, वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगे, अपरमीय। जैसे देखो √3 का स्क्वायर आप निकाल पाएंगे तो नहीं निकाल पाएंगे, तो क्या हो गया, अपरमीय। लेकिन √4 √25 को क्या लिखा जा सकता है, √25 = 5, तो 5 के नीचे 1 आ जाएगा, तो ये P/Q के फॉर्म में ये सारी चीजें हमने लिख दी, तो इसलिए इनको क्या बोला गया, परमीय संख्या बोला गया। अपरमीय पाई हो जाएगा, लेकिन पाई का मान 22/7 जो होता है वो क्या होता है, परमीय होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पाई का मान अप्रॉक्सीमेट, विलियम जोन्स ने जब इसकी खोज की पाई का, तो आप लोग जानते हैं कि पाई जो था वो पाई को मेंसुरेशन में
कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए पाई का मान लिया गया 22/7, लेकिन 22/7 को जब आप भाग करेंगे तो इसमें क्या होगा, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है, वो आसान अनावर्ती दशमलव जैसा ट्रीट करता है। लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मेंसुरेशन में इसको पाई का मान क्या मान लिया गया, 22/7 मान लिया गया भैया। वो 22/7 होता नहीं है, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या मानी जाती है, लेकिन पाई का जो मान लिया गया है 22/7 वो क्या होता है, परिमेय होता है। ठीक है, अब देखिए हम आगे की तरफ अब बढ़ेंगे। अब हम आपको ये बताए हैं कि वो संख्याएं जिनको p/q के फॉर्म में लिखेंगे वही संख्याएं परिमेय कहलाएंगी, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय। अब हम इस क्लासिफिकेशन में यहीं पे सीख लेते हैं कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। जैसे देखो पूर्णांक की कोई वैल्यू ले लो, -3। जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि सर -3/4 क्या है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसा नहीं है कि अगर परिमेय ऋणात्मक नहीं होगी, परिमेय ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे -3 है तो -3 के नीचे 1 लिख सकते हैं, -2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, -7 के नीचे 1 लिख सकते हैं। ये सारी की सारी संख्याएं देखो p/q के फॉर्म में है कि नहीं है। 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं सर, ये भी p/q के, भाई p/q के फॉर्म का मतलब ये हो गया कि q 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं है बिल्कुल, तो ये क्या हो गया, परिमेय। अच्छा 5 की बात करें, जैसे +5 है, +4 है, ऐसे डॉट प्लस इनफाइनाइट, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, इसके नीचे तो 1 लगा ही सकते हो, तो क्या ये p/q के फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल सर है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या बातें ज्ञात हो रही हैं, यहाँ से बात ये ज्ञात हो रही है कि सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए अगर हम शांत दशमलव अशांत दशमलव में आवर्ती और अनावर्ती की बात करें तो जरा ये बताओ, जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख लोगे वो क्या हो जाएगी, परिमेय। अब आइए हम एक एक एग्जांपल को उठा लेते हैं। इसको अगर हम उठाएंगे तो 0.5, तो 0.5 को क्या लिख सकता हूँ, 5/10 लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि दशमलव एक अंक से हटाऊंगा तो उतना 0 नीचे आ जाएगा। तो 5 एकम 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 1/2। क्या ये p/q के फॉर्म में नहीं है, तो सर कहेंगे बिल्कुल है। अच्छा भैया 0.75 उठा लो, 0.75 को क्या लिख सकते हो, 75/2 अंक पे दशमलव है तो नीचे 2 अंक आ गया, 25 × 75 = 100। क्या 3/4 p/q के तरीके से नहीं है, तो सर बिल्कुल है। तो इसलिए 1/2 का मान क्या है, 0.5, तो 0.5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। 0.75 क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस बात से क्या पता चला कि जितने शांत दशमलव हैं वो सारे के सारे दशमलव संख्याएं क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। ये बात क्या आप लोग समझ पाए, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम दूसरे की बात कर लेते हैं, क्या अशांत अनावर्ती दशमलव को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो कहेंगे सर देख लिया जाए। जैसे देखो यार 0.3333 डॉट इनफाइनाइट बार है, तो देखो यार दशमलव के बाद अगर कोई संख्या रिपीट करती है तो उतनी संख्या के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। जैसे मैं कहूँ 0.545454 इनफाइनाइट बार, तो इसको क्या लिख सकते हो, 0.54 कितने अंक पे बार लगेगा, 2 अंक के ऊपर। जैसे मैं कहूँ 0.123 डॉट इनफाइनाइट, तो क्या लिख सकते हो, 0.123 बार। देखो दशमलव के बाद बार लगने का मतलब ये होता है कि वही नंबर क्या है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 5 4 5 4 5 4 3 3 3 3 3। तो ये क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव को हमने बार के फॉर्म में लिख लिया। लिख पाए कि नहीं लिख पाए, तो बिल्कुल लिख पाए। अब इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है दशमलव के बाद, देखो
दशमलव के बाद बार लगने का मतलब ये होता है, दशमलव के बाद बार लगने का मतलब ये होता है कि वो संख्या रिपीट कर रही है। लेकिन अगर कहीं पर दशमलव के पहले अगर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये यहाँ पे अगर बार लगा है तो इसका मतलब ये संख्या ऐसे है -1 + 0.24, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये आप चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये सब आगे चल के अभी जब चैप्टर पढ़ेंगे डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर में डेसिमल नंबरों का जोड़ घटाव अशांत, ये सब इन सब का जोड़ घटाव कैसे बार वाले का जोड़ किया जाता है, घटाव किया जाता है, ये सब आगे अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन आप नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो हमको चीज़ों को बहुत डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इतना आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि दशमलव के बाद अगर किसी संख्या के ऊपर बार लगा है तो वो रिपीट करती है, और जितनी संख्या के ऊपर बार होता है दशमलव हटाने के बाद उतना नीचे क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। तो 3 × 1 = 3, 3 × 9, तो इसको 1/3 लिखे कि नहीं? तो इस संख्या को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अच्छा 54 को, तो 54 देखो 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ 2 9 आ गया, तो देखो 54/99, ये भी तो p/q के तरीके से है। अच्छा 123 की बात करें तो 123 कितने अंक पे दशमलव है, 3, कितने अंक पे दशमलव के बाद बार है, 3, तो नीचे कितना 9, 3 9, तो ये देखो p/q के फॉर्म के तरीके से है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। तो इन सभी को हम p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसलिए जितने अशांत आवर्ती दशमलव होंगे ये भी क्या हो जाएंगे, परमीय संख्याएं होंगी। अब देखिए आप लोग देख चुके हैं सबको p/q के फॉर्म में हमने लिख दिया, लेकिन अगर अब हम दूसरे बात की तरफ बढ़ें कि अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं क्या हैं, तो देखो 0.1 2 3 4 5 7 6 4 और डॉट संख्या इनफाइनाइट तक है। तो क्या मैं इसको ये बताओ, एक बात 2 3 4 5 6 7 6 4 आ गया। अब बताओ इस 4 के बाद क्या आएगा, बता पाएंगे? तो नहीं बता पाएंगे। तो इसका मतलब ना तो इसमें कोई संख्या रिपीट कर रही है ना तो कोई ग्रुप रिपीट कर रहा है, तो इसको बार के रूप में नहीं लिख पाएंगे, और जिस संख्या को बार के रूप में नहीं लिख पाएंगे उस संख्या को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख पाएंगे, और जब भिन्न के रूप में नहीं लिख पाएंगे, p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो जितने ये होते हैं, ये कौन सी संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ से आपको क्या बात निकल के आई, यहाँ से बात ये रिजल्ट निकल के आया कि इस दुनिया में जितनी पूर्णांक संख्याएं हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे 0 हो, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, परमीय संख्याएं। लेकिन अगर हम दशमलव संख्या की बात करें तो दशमलव संख्या में आप जानते हैं शांत दशमलव संख्याओं को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अशांत आवर्ती मतलब जो रिपीट कर रही, पुनरावृत्ति कर रही है, उनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए इनको क्या बोला गया, परमीय। ये भी परमीय, ये भी परमीय। मात्र केवल लास्ट वाला एक ऐसी संख्या जिसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत उसको मानेंगे, क्योंकि इसमें तो दशमलव के बाद संख्याएं तो आती हैं लेकिन वो रिपीट नहीं करती, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, और जहाँ पे लॉजिक नहीं होगा वहाँ पे क्या हो जाता है, C&D का मतलब हम उनकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे, और जिस चीज़ की व्याख्या नहीं कर पाएंगे वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो परमीय अपरिमेय संख्याओं का और डेसिमल नंबर, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, सारी चीज़ों की चर्चा हो चुकी है डिटेल में। अब हम चलते हैं कि पूर्णांक संख्याओं को कैसे पढ़ा जाए। देखिए अब आगे चल करके जब ये नंबर बढ़ना शुरू हुए मैथ में, तो आप लोग जानते हैं कि अब धीरे धीरे नंबर आपका क्या होगा, विस्तृत रूप में बढ़ता हुआ आगे की तरफ अब बढ़ेगा। इन चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिएगा, जहाँ भी दिक्कत हो, परमीय अपरिमेय सब सारी चीज़ें आप देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए अब हमको क्या पढ़ना है, पूर्णांक संख्याएं। अब देखिए पूर्णांक संख्याएं की बात करें तो पूर्णांक संख्या भैया 2 प्रकार से इसको पढ़ना है। अगर हम पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक संख्या आपकी क्या होगी, यहाँ पे देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये आपकी चल करके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहला पार्ट आपका क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, और लास्ट वाला क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या होगा आपका, पहला, दूसरा और ये तीसरा।
तीसरा अभी हम चर्चा कर लेते हैं। धनात्मक पूर्ण संख्याओं का मतलब, जैसे आप लोग जानते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। संख्या रेखा के बाईं तरफ की संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। धनात्मक पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? संख्या रेखा के दाहिनी तरफ की संख्याएं सारी की सारी क्या कहलाती हैं भैया? धनात्मक इंटीजर कहलाते हैं या पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। लेकिन अगर हम जीरो की बात करें कि जीरो क्या है, तो जीरो ना तो धनात्मक है, ना तो क्या है? धनात्मक, और ना ही ऋणात्मक संख्या है। ना ही क्या भैया? ऋणात्मक संख्या है। क्या ये बात आप समझ पाए जीरो के बारे में? जीरो क्या है? ना तो पॉजिटिव है, ना तो निगेटिव है, या क्या है? एक न्यूट्रल है। और ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर। संख्या रेखा के बाईं तरफ की जितनी संख्याएं होती हैं वो क्या होती है? मतलब जीरो के बाईं तरफ या संख्या रेखा के बाईं तरफ, उनको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक इंटीजर। और इनको क्या बोलते हैं? धनात्मक इंटीजर। और जीरो को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पूर्णांक संख्या। न्यूट्रल का मतलब उदासीन है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। अब देखिए, ये जो जितने धनात्मक संख्याएं होती हैं, इन्हीं सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या को ही क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब देखिए, तीसरी बात अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। मतलब 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट तक की सारी संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। भाई, जितने धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब समझिए बात को, ये हो गया। अगर हम इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग पॉइंट 0 से कर दें, 1, 2, 3, 4 और प्लस इनफाइनाइट तक जाएं, तो इन्हीं संख्याओं को क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल संख्याएं, होल नंबर, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संपूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? संपूर्ण संख्या। मतलब जीरो के ही आ जाने से, जब तक नेचुरल नंबर में जीरो नहीं था तब तक हम कह सकते हैं ये संख्या संपूर्ण नहीं थी, इसीलिए इनको क्या बोला गया? होल नंबर, संपूर्ण संख्याएं बोली गई। फिर से समझ लीजिए, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, और जीरो क्या है? न्यूट्रल है। और धनात्मक संख्याओं को ही क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 होगी। और जब इसी प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल हो जाता है तो उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या, या हम कह सकते हैं संपूर्ण संख्या या होल नंबर। और अगर हम बात करें आगे चल करके, तो आगे चल करके अब क्लासिफिकेशन होगा किसका? धनात्मक संख्याओं का। धनात्मक पूर्णांक की हम क्लासिफिकेशन आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, धनात्मक का मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव इंटीजर। क्या होगा भैया? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? मतलब आपका क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब देखिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है भैया, धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है, ये आगे चल करके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहला पार्ट आपका क्या होगा? पहला पार्ट होगा आपका सर प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? अभाज्य संख्या बोलते हैं। और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इस चीज को ध्यान से समझा जाए। देखिए भैया, अगर हम आपसे बात करें कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं, तो आइए किताबी भाषा की अगर हम चर्चा कर लें तो हम कह सकते हैं कि ऐसी पूर्णांक संख्याएं जिसके मात्र
दो गुणनखंड संभव हो, जिसके मात्र दो गुणनखंड ही संभव हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती। वह मात्र आपके ऐसे बोल सकते हैं, ऐसी पूर्णांक संख्या है जिसके मात्र दो गुणनखंड ही संभव हो, जिसमें एक स्वयं हो तो दूसरा गुणनखंड क्या हो, तो दूसरा गुणनखंड एक हो। वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। अगर हम भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, वह संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएंगे। अब पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि टाइम व्यतीत हो जाएगा ज़्यादा। तो आप लोग देखिए, किताबी भाषा तो समझ गए होंगे कि ऐसी पूर्णांक संख्याएं जिसके मात्र दो गुणनखंड हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, वो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या, जिसमें एक तो एक हो और दूसरा क्या हो, स्वयं हो। अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो जिसके दो से अधिक गुणनखंड संभव हो, और उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। अब देखो यहाँ पे आप लोग देखें कि क्या होने चाहिए, दो फैक्टर होना चाहिए, एक तो स्वयं हो और एक हो। अब देखिए, जैसे मान लो हम संख्या 5 की बात करें तो 5 के कितने फैक्टर, एक होंगे और क्या होंगे, स्वयं 5 होगा। 29 के कितने फैक्टर, तो सर 29 का एक होगा और क्या होगा, स्वयं 29 होगा। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि 6 के बताइए, तो 6 का तो एक तो स्वयं होगा, दूसरा 6 होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा आ जाएगा 3, और चौथा आपका क्या हो जाएगा, 2। मतलब हम यहाँ से ये भी बात कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे और एक से कटे, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या। जो स्वयं से कटे और एक से कटे, वो केवल क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं। और जो संख्या स्वयं से कटे एक से कटे, लेकिन इन दोनों के साथ साथ किसी तीसरी संख्याओं से भी कटे, तीसरी संख्या मतलब 3 संख्याओं से अधिक से भी कटे, तो उनको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं। जैसे मैं पूछूं कि 12, तो 12 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और 12 स्वयं से कटेगा। तो आप देखिए 12 तो स्वयं से और एक से कट ही रहा है, लेकिन शेष देखिए 4 संख्याएं और भी तो इसको काट रही हैं, तो इन संख्याओं को क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं बोलेंगे, और इन संख्याओं को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं। जैसे अगर मैं 13 को बात करूं तो 13 को एक काटेगा और स्वयं काटेगा, लेकिन क्या 13 के लिए और कोई संख्या है, तो नहीं है, तो 13 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, और ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेकर कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो कहेंगे सर कितने हैं, 15 हैं। और 50 से 51 से लेकर के 100 तक कितनी हैं, तो कहेंगे सर 10 हैं। और 1 से लेकर अगर मैं पूछूं कि 100 तक कितनी संख्याएं हैं, तो टोटल कितनी है भैया, 25 हैं। तो जरा ये बताओ 1 से लेकर 100 तक 25 कितनी हो जाएंगे, 1 से 100 तक अगर 25 हो गई अभाज्य संख्या, तो 100 से 25 घटा देंगे तो 75 कितनी हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो 1 से 100 तक कितनी संख्याएं, भाज्य संख्याएं हैं, तो कहेंगे सर टोटल 25 है। 1 से 50 तक 15, 51 से लेके 100 तक 10, तो 1 से लेके 100 तक कितने, 25। और जब 100 तक 25 अभाज्य हो गए, तो उसमें से जो बाकी 75 संख्याएं बच रही हैं, वो संख्या क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन अब देखिए अगर मैं पूछूं कि सर भाज्य संख्याएं कितनी है, तो देखो 100 टोटल संख्याएं 100 हैं 1 से लेके, इसमें 25 क्या है, 25 तो अभाज्य संख्या हो गई। तो आप कहेंगे सर जो शेष संख्या 75 बची हुए क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर ये भाज्य संख्या होंगी। लेकिन ये क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें एक नंबर 1 है। 1 के बारे में अगर हम बात करें तो 1 को ध्यान रखिएगा, 1 ना तो भाज्य है और ना ही क्या है,
ना ही अभाज्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चांस है गलत होने का। तो एक माइनस कर देंगे एक संख्या, तो टोटल कितनी संख्याएं होंगी? 74। तो 74 क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। 25 क्या है? अभाज्य। एक क्या है? एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। क्यों? क्योंकि एक जो है ना तो इसके नियम का अनुसरण कर पाता है ना तो इसके नियम का। भाई एक के कितने फैक्टर होना चाहिए? 2। एक का तो स्वयं एक का रहेगा। और अगर हम भाज्य संख्या के अकॉर्डिंग बात करें तो इसके कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2 या 2 से अधिक। तो इसके कितने गुणनखंड है? एक भी नहीं है। और अगर हम अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो इसमें कहा है कि या तो स्वयं से कटे या तो एक से कटे। तो एक ये है, स्वयं ही है, तो केवल एक ही तो होगा। तो एक क्या है? ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। अब देखिए हम आगे की बात करें तो आगे की तरफ अगर हम चर्चा करें तो भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन आपसे फिर से पूछ रहे हैं कि देखिए इसको और फिर से ज़्यादा प्योरीफाई कर लीजिए। जैसे देखिए हमने कहा कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो कहेंगे सर टोटल कितनी होंगी? 15। 51 से लेके 100 तक कितनी है? तो कहेंगे सर 10। तो 1 से लेके 100 तक कितनी है? तो कहेंगे सर टोटल कितने होंगे? 25 होंगे। क्या ये बात समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए। अब देखिए हम आगे की तरफ जब बढ़े तो देखिए हमने पूछा कि टोटल 100 संख्याएं हैं 1 से, तो इसमें अभाज्य संख्या कितनी हो गई? अभाज्य हो गई टोटल कितनी? 25। बाकी कितनी संख्याएं बची? 75 संख्याएं। तो इस 75 में एक भी तो होगा। तो एक क्या है? ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। तो एक हट गई तो कितने बचे? 74। तो 74 क्या है? भाज्य संख्या है। तो 25 क्या है? अभाज्य। एक क्या है? एक ना तो भाज्य है ना तो क्या है? भाज्य। और ना ही क्या है? और ना ही क्या है? अभाज्य है। क्या ये बात आप समझ पाए? तो हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम आगे की तरफ अब बढ़ना शुरू करें। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर भी आपका कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, जिसको क्या बोला गया? भाज्य एवं अभाज्य। अच्छा क्वेश्चन ये पूछता है कि 2 क्या है? तो 2 के बारे में अगर हम बात करें तो 2 क्या है? 2 का एक फैक्टर 1 होगा और क्या होगा? 2 स्वयं होगा। तो देखिएगा ध्यान से, अगर हम 2 के बारे में बात करें तो 2 क्या है? अगर मैं बात करूं कि 2 क्या है तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये 2 बहुत बड़े काम का चीज है। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखो कभी कभी क्या पूछा जाता है, कथन निष्कर्ष में पूछ लेता है कि ये बताइए निम्न में कौन सा विकल्प सत्य है? क्या भाज्य संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। क्या अभाज्य संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं? तो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि भाज्य और अभाज्य संख्याओं की पैदाइश कहाँ से हुई है? पॉजिटिव इंटीजर से हुई है, जिसको बोला गया धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। और धनात्मक पूर्णांक संख्याएं का क्लासिफिकेशन किसमें हुआ है? भाज्य और अभाज्य में। तो कभी कभी कथन में क्वेश्चन ये सब पूछना शुरू कर देता है। तो आपको हम जब नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो क्लासिफिकेशन के बाद जो भी लमसम 25-30 क्वेश्चन बनते हैं जो आपके कथन से बनते हैं, तो उनकी चर्चा हम लास्ट वीडियो में करेंगे। अभी क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ खत्म नहीं हुआ है, अभी हम आगे की तरफ फिर बढ़ रहे हैं। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। और एक क्या है? एक ना तो भाज्य होगा ना तो अभाज्य होगा। अब देखिए अब हम दूसरे बात की चर्चा करें तो यहाँ पे हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरा टॉपिक क्या होगा? जैसे इंटीजर हुआ। अब इंटीजर आप लोग एक बार क्लासिफिकेशन इसका पढ़ चुके हैं कि इसका सर क्लासिफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव में हुआ है, लेकिन यही इंटीजर क्या होगा भैया आगे चल करके ये बेस ऑफ ऑड एंड इवन के अनुसार हम अगर इनका क्लासिफिकेशन करें, इनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। इसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। अब देखो पूर्णांक क्या होगा? 2 पार्ट में डिवाइड होगा। क्या होगा? सम संख्या। और सम संख्या को क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। और दूसरे को क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या जैसे आप देखें कि जो पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड हुआ तो वो क्या हुआ? भाज्य अभाज्य में हुआ। अब इंटीजर क्या होगा? इंटीजर में तो आप जानते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की जितनी संख्याएं होती हैं सब क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सम संख्या और विषम संख्याएं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए
सम संख्याओं की परिभाषा क्या है? इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं 2 से कट जाती हैं उनको क्या बोला जाता है? सम संख्याएं। ये ज़्यादातर बच्चों की परिभाषाएं आपस में होती हैं, लेकिन क्या ये परिभाषा सही है? नहीं है। कैसे? देखिए, जो जैसे 4 है तो 4 को 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, कट गया, तो सर 4 क्या है? सम संख्या है। ऐसे 6 को 2 से काटेंगे, सर ये भी कट जाएगा, 2 तिहाई 6, तो कहेंगे सर 6 क्या है? सम संख्या है। तो भैया 2.4 को 2 से भाग करोगे तो क्या 1.2 नहीं कटेगा? पूरा कट जाएगा। तो क्या 2.4 सम संख्या होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब इसकी असल में असलियत परिभाषा क्या है? इसकी असली परिभाषा ये है कि पहला चीज तो आप जानते हैं संख्या क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। इसमें देखिए कहाँ से पैदा हो रही है? पूर्णांक से। और जब संख्या पूर्णांक से आएगी तो इसका मतलब सम विषम संख्याएं क्या होंगी? पूर्णांक ही होंगी। डेसिमल नंबर की यहाँ पे चर्चा नहीं है। तो देखिए, पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक संख्या क्या हुई? 2 पार्ट, सम और विषम। ऐसी पूर्णांक संख्याएं जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। और जो 2 से नहीं कटती हैं, 2 से नहीं कटती हैं, उनको क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं बोलते हैं। जैसे हम आपसे बात करें कि सबसे छोटी सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 6 2 8, फिर 10 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट तक। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? अनंत होती हैं। तो देखो इधर से चले +2 +2 +2 +2, तो इधर से आएंगे -2 -2 -2 -2, तो 6 से 2 गया 4, 4 से 2 गया 2, 2 से 2 गया क्या गया? 0। तो सर 0 क्या है? 0 भी एक प्रकार की सम संख्या। 0 से 2 घटाएंगे -2, फिर -4 डॉट डॉट कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्याएं पॉजिटिव भी होती हैं, निगेटिव भी हो जाती हैं, और 0 भी क्या है? सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 0। और सबसे छोटी धन सम संख्या कौन है? तो क्या होगी? 2 होगी। इस चीज को ध्यान रखें। अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पे 1 होगा, दूसरी संख्या 2 जोड़िए कितना हो जाएगा? 3 2 5 5 2 7 2 9 9 2 11, फिर इधर से आएंगे 2 2 घटाएंगे, 5 से 2 गया 3, 3 से 2 गया 1, 1 से 2 घटाए कितना आ गया? -1, फिर 2 घटाए -3, फिर 2 घटाए -5, और डॉट डॉट कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक। तो आप देख रहे होंगे ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं। तो सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या क्या होगी? 1 होगी। क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या, तो वैसे तो सबसे छोटी अगर सम संख्या आपसे पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन ही बेवकूफ़ी भरा है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या हम बता ही नहीं सकते हैं कि सम संख्या कौन होगी। बताओ, -2 बड़ा कि +2? तो +2 बड़ा, -2 छोटा, फिर इससे भी छोटा -4, फिर इससे भी छोटा -6। तो ये बताइए सबसे छोटा ऋणात्मक सम संख्या कौन है? बता पाएंगे? तो ये हो जाएगा सी एंड डी। परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा तो हमेशा यही पूछेगा कि सबसे छोटी धन सम संख्या, तो ये क्या होगी? 2 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और सबसे छोटी धन विषम संख्या क्या होगी? तो 1 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अब सम और विषम भी समझ में आ गया होगा। मतलब कोई संख्या क्या होनी चाहिए सम होने के लिए? पहला चीज तो पूर्णांक हो, और दूसरी चीज क्या हो? -2 से पूर्णतः विभाजित हो। इसमें क्या है? वो संख्या पूर्णांक हो और वो संख्या 2 से कटनी नहीं चाहिए, ये 2 से कटना चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगी? सम संख्या, और ये क्या हो जाएंगी? विषम संख्या। अब देखिए हम फिर आगे की तरफ अब बढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब देखिए नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन अब मात्र 5 मिनट का रह गया है, और इन 5 मिनट में हम और सारी चीज़ें चर्चाएं करेंगे। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? नंबर सिस्टम आपका क्लासिफिकेशन के रूप में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन बाकी रह जाएगा। वीडियो नंबर 2 में यहाँ से जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन की चर्चा हम कर देंगे। देखिए अब हमको क्या पढ़ना है? 2 चीजें और पढ़ लेनी है। को प्राइम नंबर। देखिए को प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? जुड़वा अभाज्य। क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। अब ध्यान दीजिएगा भाई,
को प्राइम नंबर को क्या बोले? सहभाज्य संख्याएं। इसको क्या बोले? जुड़वा भाज्य संख्याएं। अब ध्यान से समझिएगा को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर में क्या अंतर है। देखिए, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का मासा अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक होता है, वह क्या कहलाती हैं? वह को प्राइम नंबर, वह सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब देखिए, जैसे हम आपसे बात करें 7, 9, तो इनके बीच का मासा क्या होगा? HCF 1, तो इनको क्या बोलेंगे? को प्राइम। 2, 3 देखिए, इनके बीच का मासा कितना होगा? सर मासा 1 होगा, को प्राइम। सर 12 और 21 क्या है? 12 और आप इसकी बात कर सकते हैं, जैसे हम आपसे बात कर लें, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे यहाँ पे हम कर दें आपका 6 और यहाँ पे मान लीजिए आपका जो है 4 हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए? 15 हो जाए। तो ये भी क्या है? मासा कितना है? 1 है। तो इसको क्या बोलेंगे? सहभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आपका कंफ्यूजन भरा टॉपिक बन सकता है। कैसे बनेगा? ध्यान से समझिए। इसमें केवल ऐसे कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं या हम कह सकते हैं दो से अधिक संख्याएं जिनके बीच का मासा 1 होगा, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? न्यूनतम तो 2 रहेंगी, 2 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन पेपरों में जो भी हमको टाइप पढ़ना है क्वेश्चन का, उसको तो हमको 2 को ही चलना है लेकर के। जैसे हम ये भी कह सकते हैं 1, 2, 3, ये सब क्या है? को प्राइम नंबर है। चूंकि इन तीनों संख्याओं के बीच में मासा एक आना चाहिए और यहाँ पे मासा कितना? 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे? सहभाज्य संख्या बोलेंगे। चलो, अब सहभाज्य संख्या हो गई। अब जैसे देखो, यहाँ पे क्या है? ये जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य संख्याएं हो। ये जरूरी नहीं है कि एक संख्या भाज्य हो तो दूसरी अभाज्य हो। ये भी जरूरी नहीं है कि एक भाज्य हो दोनों भाज्य हो। ये जरूरी नहीं है। संख्याएं 2 हो, चाहे भाज्य हो, चाहे क्या हो? भाज्य हो, और चाहे अभाज्य हो, चाहे अभाज्य दोनों हो, अगर उनके बीच का मासा 1 हुआ तो उन संख्या को क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्याएं बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। अब देखिए, जब दोनों संख्याएं भाज्य होती हैं और उनके बीच का मासा 1 होता है, तो इन संख्याओं को आपेक्षिक अभाज्य संख्या भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपेक्षिक अभाज्य संख्या भी बोला जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्राइम नंबर। तो अगर पेपर में कहीं पूछ ले कि सर आपेक्षिक अभाज्य संख्या या रिलेटिव प्राइम नंबर क्या है, तो को प्राइम नंबर का ही छोटा सा क्या है? भाई है। क्या भाई है? देखो, को प्राइम नंबर में क्या होंगी? ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समूह जिनके बीच का मासा 1, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? को प्राइम नंबर। चाहे वो अभाज्य हो, चाहे भाज्य हो, और चाहे दोनों भाज्य हो या 2 से अधिक हो, बस मासा 1 हो गया तो उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे को प्राइम नंबर। लेकिन अगर हम 2 अभाज्य संख्याएं ले लें और उन दोनों संख्याओं के बीच का मासा 1 हो जाए, तो उनको क्या बोलेंगे? आपेक्षिक अभाज्य संख्या, जिसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्राइम नंबर बोलते हैं। अब देखिए, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? अपेक्षिक में दोनों क्या होंगे? अभाज्य होंगे। चलो, ट्विन प्राइम नंबर की परिभाषा समझिएगा। ऐसी 2 क्या? अभाज्य। यहाँ पे देखिए क्या लगा दिया शर्त? दोनों क्या होना चाहिए? अभाज्य। क्या यहाँ पे ऐसी कोई बात बोला है? नहीं। यहाँ पे ऐसी 2 अभाज्य संख्याओं का समूह, ऐसी 2 अभाज्य संख्याओं का समूह जिनके बीच का अंतर 2 हो, वह ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। देखो, इसकी इंग्लिश पता होनी चाहिए ट्विन प्राइम नंबर की। क्या कहलाता है? ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे जैसे हम बात करें आपसे कि सर देखिए 2 और 5 नहीं 3 और 5 ले लीजिए, तो इनके बीच का अंतर क्या है? तो कहेंगे सर इसका जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 है। अच्छा,
और अगर मैं बात करूं 5 7 क्या है, तो इनके बीच का जो अंतर है कितना है, 2 है। 17 19 में क्या है, इनके बीच का अंतर कितना है, 2 है। अच्छा, ऐसे मैं 11 और 13 की बात कर लूं तो इनके बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो आप देख रहे हैं परिभाषा हमारी ये बोल रही है कि ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य, दोनों क्या हो, अभाज्य हो, दोनों क्या हो, अभाज्य हो, सब दोनों अभाज्य हैं और इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2, तो उनको क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि चाहे भाज्य भाज्य हो, चाहे अभाज्य भाज्य हो, चाहे जो हो, लेकिन यहाँ पे बात निश्चित कर दी गई है कि दोनों, पहला चीज तो क्या हो, अभाज्य हो, और दूसरी शर्त क्या हो, उनके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो, तो उनको बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि 1 से लेकर 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर हैं, कितने ट्विन प्राइम नंबर हैं। अब ट्विन प्राइम नंबर सीटेट में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसका कितना होगा, 8 होगा। अब आप देख रहे हैं 4 जोड़ा तो ऐसे दिख रहा है, 3 5 5 7 17 19 11 23। ऐसे जब आगे की तरफ आप ढूंढते हुए बढ़ेंगे तो आपको ये संख्याएं आपको मिलती हुई नजर आएंगे। तो ठीक है भैया, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।